नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। दोस्तों, आज दुनिया की सबसे खतरनाक जंग सिर्फ मिसाइल्स या बॉर्डर्स पे नहीं लड़ी जा रही, असली जंग चल रही है तेल पर। और उसका सबसे बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इस बार कहानी अलग है। इस बार सिर्फ सप्लाई नहीं, कंट्रोल की लड़ाई है। और इस खेल में सबसे दिलचस्प मूव किसका है? इंडिया का। हाँ, वही इंडिया जिसे अक्सर न्यूट्रल कहा जाता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही स्टोरी बता रही है। आज इंडिया क्वाइटली लेकिन एग्रेसिवली ऑयल कलेक्ट कर रहा है ईरान से, रशिया से, और जहां मौका मिल रहा है वहां से, चाहे प्राइस थोड़ा ज्यादा क्यों ना हो। इंडिया का फोकस साफ है, एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। रीसेंट डेवलपमेंट्स में हमने देखा कि जब ग्लोबल ऑयल मार्केट में टेंशन बढ़ा, तब इंडिया ने रशिया से रिकॉर्ड लेवल पर क्रूड ऑयल खरीदा, सिर्फ एक हफ्ते में मिलियंस ऑफ बैरल्स। ईरान भी अब ऑयल को ज्यादा प्रॉफिटेबल बायर्स को बेचना चाहता है और यहाँ इंडिया एक स्ट्रॉन्ग बायर बनकर सामने आ रहा है। दूसरी तरफ चाइना है, जिसका पूरा गेम सस्ता ऑयल और RMB बेस्ड ट्रेड पर टिका हुआ था। चाइना लंबे समय से कोशिश कर रहा था कि ऑयल ट्रेड डॉलर से हटकर RMB में शिफ्ट हो, लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। ईरान खुद कह रहा है कि उसे US डॉलर या ऑल्टरनेटिव करेंसी ज्यादा सेफ लग रही है। यानी चाइना का सबसे बड़ा सपना ऑयल प्राइस्ड इन RMB अब प्रेशर में है, और यही से शुरू होती है जियोपॉलिटिक्स की असली चेस गेम। ईरान और चाइना का माइंडसेट साफ दिखता है। दोनों कंट्रीज ओपनली US इन्फ्लुएंस के खिलाफ खड़े हैं। ईरान के लिए ये सिर्फ ऑयल नहीं, सर्वाइवल और पावर प्रोजेक्शन का सवाल है। चाइना के लिए ये इकोनॉमिक डोमिनेंस की लड़ाई है। लेकिन सवाल ये है, US क्या कर रहा है? US इस पूरे गेम को दूर से नहीं देख रहा। वो एक्टिवली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि कौन किससे ऑयल खरीदे, किस करेंसी में ट्रेड हो और किस कंट्री को कितना फायदा मिले। रिस्ट्रिक्शंस को सिलेक्टिवली रिलैक्स करना, मार्केट्स को ओपन करना, ये सब उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रशिया इस पूरी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया ने अपना ऑयल मार्केट डाइवर्सिफाई किया और इंडिया उसका सबसे बड़ा बायर बन गया। रशिया के लिए ये सिंपल है, ऑयल बेचना है, रेवेन्यू बनाना है और वेस्ट के प्रेशर को बैलेंस करना है। तो एक तरफ ईरान है जो US पे भरोसा नहीं करता, दूसरी तरफ चाइना है जो ग्लोबल सिस्टम बदलना चाहता है, तीसरी तरफ US है जो कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता, और चौथी तरफ इंडिया है जो क्वाइटली इस पूरे क्योस में अपना फायदा निकाल रहा है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ऑयल कौन खरीद रहा है, असली सवाल यह है कि आने वाले समय में ग्लोबल पावर किसके हाथ में होगी। तो चलिए चाइनीज मीडिया की ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद काफी सारे कमेंट्स भी पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मेरे ये दो चैनल्स 50% पार्टनरशिप सेल्स के लिए अवेलेबल है। मतलब चैनल के ओनर आप होंगे, लेकिन कंटेंट्स मैं बनाता रहूंगा। मतलब इन्वेस्ट वंस एंड अर्न फॉर लाइफ टाइम। अगर आपको ये चैनल्स खरीदना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। दोस्तों, ये वीडियो कुछ ही दिन पहले YouTube पर अपलोड हुआ था और इस वीडियो का टाइटल था, भारत तेल के लिए संघर्ष कर रहा है, ईरान रूबल हथिया रहा है और अमेरिका बीजिंग के RMB में तेल की कीमत के सपने को चकनाचूर करने का अवसर हथिया रहा है। हम इस ईरान वॉर में चाइना की बात कर रहे हैं। एनर्जी से भी ज्यादा खतरनाक क्या है? इस बार यूनाइटेड स्टेट्स बेसिकली चाइना के RMB के लिए मनी रेज कर रहा है। क्यों? आज जब बेसेंटर ने कहा कि ईरानियन ऑयल और रशियन ऑयल सब लोग कलेक्ट कर सकते हैं, जापान, कोरिया और इंडिया जैसे देश भी, और वे सभी इसे खरीदने के लिए विलिंग है। हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ज़ाहिर, मुझे लगता है कि ये बेसेंट है, बहुत ही क्रूअल है। उसने एक बहुत ही क्रूअल मूव किया है। क्या आपको पता है उसने क्या किया? बात यह है कि अभी ईरान के पास लगभग 1.4 बिलियन बैरल्स ऑयल समुद्र में फ्लोटिंग है और इस समय इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट बहुत ही टेंस है। उन्होंने आपको 30 डे डेडलाइन दी है। इस 30 डे डेडलाइन में उन्होंने कहा 1.4 बिलियन बैरल्स ऑयल, और एशिया में ऑयल की कमी है, जल्दी करो और इसे खरीद लो। जापान में ऑयल की कमी है, कोरिया में ऑयल की कमी है, ताइवान में ऑयल की कमी है, जल्दी करो और इसे खरीद लो। क्यों? क्योंकि वहाँ चीप ऑयल मिल रहा है। मार्केट में लोगों को 100 युआन 80 युआन पर बैरल के हिसाब से ऑयल मिल रहा है। तो ऐसे में ईरान इसे कितने में बेच रहा है? सिर्फ 47 युआन। सबसे बड़ा विनर कौन है? चाइना। दूसरी बात, चाइना अभी भी ईरान से ऑयल खरीदने के लिए अपना RMB यूज करता है। क्या इससे चाइना अपना सबसे बड़ा ड्रीम हासिल नहीं करना चाहता? वो ड्रीम क्या है? एक दिन पूरी दुनिया का ऑयल RMB में प्राइस हो। ऑयल RMB, हाँ, यही चाइना का सबसे बड़ा गोल और ग्रेट ड्रीम है।
लेकिन बेसेंट ने इसे पहली हिट कर दिया। मैं आपसे पूछती हूँ, अगर मैं ईरान होती तो मैं इसे साउथ कोरिया को बेचती, मैं इसे इंडिया को बेचती, मैं इसे यूएस डॉलर्स में प्राइस कर सकती हूँ। और चाइना में यूएस डॉलर्स की कीमत पहले सिर्फ 47 युआन के बराबर थी, लेकिन अगर मैं इसे अभी इंडिया को बेचती हूँ तो वे मुझसे इसे 110 युआन में खरीदेंगे। 那我当然是卖给印度啊。 बिल्कुल, मैं इसे इंडिया को ही बेचूंगी। बिल्कुल, मैं इसे बेचकर पैसा कमा सकती हूँ। हाँ, और मैं आपको बता रही हूँ, हो सकता है कि इसका आधा हिस्सा इंडिया को $180 में बेचा जाए। तो बेसेंट का ये मूव चाइना को चीप ऑयल खरीदने से रोक देगा। दूसरी बात, ऑयल करेंसी के रूप में आरएमबी को इस्तेमाल करने का चाइना का सपना भी फेल होने वाला है। मैं तो यूएस डॉलर्स लेना ही पसंद करूंगी। 今天宁愿我 आप आज ये न्यूज भी देख सकते हैं। उसमें कहा गया है कि ईरान द्वारा इंडिया को सप्लाई किया जाने वाला ऑयल बेसिक ब्रेंट ऑयल से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की सेलिंग सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। इसमें क्या बताया गया है? पहला, फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस बहुत हाई है। दूसरी बात क्या है, ईरान के लिए अगर आप मुझे यूएस डॉलर्स देते हैं तो ये सबसे बेस्ट होगा। अगर आप मुझे इंडियन रुपीस भी देते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि इंडियन रुपीस आरएमबी से बेहतर है। 赵和你讲的话 आपने एक बहुत की पॉइंट बताया। ओ माय गॉड, ईरान ने कहा मैं तो इंडियन रुपीस लेना ज्यादा पसंद करूंगी, मैं तुम्हारा आरएमबी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इंडियन रुपीस तो जैसे वेस्ट पेपर है। ये तो बिल्कुल रिडिक्युलस है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब सिर्फ एक ही बात है। आपने अभी फॉरेन एक्सचेंज का प्राइस मेंशन किया था। इसका प्राइस ब्रेंट ऑयल से $8 ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, अभी लेटेस्ट ब्रेंट ऑयल कितना है? $112 पर बैरल। तो अगर आप $8 और जोड़ दें तो ये $120 पर बैरल हो जाता है। पहले ये चाइना को कितने में बेचता था? $50 से भी कम। और ये इंडिया को भी बेचता था। तो आप कहना चाहती है इंडिया ऐसा क्यों करता है? आप देखिए ऑयल कितना स्ट्रांग है। इंडिया ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इंडिया, ये पूरी रेड लाइन इंडिया ही है। हाँ, ये सब इंडिया ही है। इंडिया ऐसा क्यों बन गया है? इंडिया सच में बहुत क्रूअल है। मैं आपको बताती हूँ। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सो कॉल्ड ऑयल रेस्ट्रिक्शंस थे उन्हें 3 स्तरों तक रिलैक्स कर दिया। कौन से 3 स्तर? पहला, वेनेजुएला, अब मार्केट में हर कोई वहां से ऑयल खरीद सकता है। दूसरा, रशिया, और उसके बाद क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इंडिया ने रशिया से कितना क्रूड ऑयल खरीदा? करीब 30 मिलियन बैरल्स। वाह, उन्होंने 30 मिलियन बैरल्स खरीद लिए। तो इंडिया ये सोचता है कि उसे एनर्जी क्राइसिस नहीं होने देना है, एनर्जी की कमी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं इसे खरीदूंगी चाहे ये कितना भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। 贵我都跟你讲，他 और मैं आपको बताती हूँ, क्या आपको पता है ये कितनी दूर तक गया है? इसमें कहा गया है कि रशिया के पास एक क्रूड ऑयल है जिसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कहा गया है कि वो पहले से ही ओपन था, यानी साउथ चाइना सी की तरफ जा रहा था। उसका डेस्टिनेशन शैनडोंग चाइना के जापानीज पोर्ट बताया गया था। ये ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक उसी दिशा में जा रहा था, लेकिन अचानक 180 डिग्रीज टर्न लेकर इंडिया की तरफ मुड़ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ब्लू लेक की तरह है। ये सिर्फ इस ऑयल व्हील को रोकता ही नहीं है, ये पूरा सिस्टम को रोकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा इनजस्टिस कौन कर रहा है? चाइना सबसे बड़ा इनजस्टिस कर रहा है। चाइना अब ऑयल को लूट रहा है। चाइना ऑयल लेने के लिए लाइन में खड़ा है। 排队了。对，而且你知道，本来我俄罗斯有7艘油被 पहले रशिया के पास 7 ऑयल टैंकर्स थे, लेकिन उन्हें इंडिया ने इंटरसेप्ट कर लिया। अब ईरान के पास ऑयल है, लेकिन उसे भी इंडिया ने फिर से ले लिया। तो अब चाइना क्या बन गया? चाइना अब सच में ऑयल की कमी की प्रॉब्लम का सामना करेगा। तो अब देखिए, अब बेसेंट ने अपना असली गोल बता दिया। कौन सा गोल? वो ये कि ये ऑयल इंडोनेशिया, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को बेचा जाए। हमें पता है कि ये ऑयल आखिर कहाँ जा रहा है। फिर हम ट्रैक कर सकते हैं कि ये ऑयल कहाँ जा रहा है, ईरान इसे किसे बेच रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स सब देख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स को सब क्लियर है। दूसरे शब्दों में अब ये यूनाइटेड स्टेट्स ही तय कर रहा है कि ईरान कितना पैसा कमा सकता है और आप कितना कमा सकते हैं। सब कुछ अब ओपन हो गया है। आप और चाइना के बीच, ईरान और चाइना के बीच अब कोई सीक्रेट ट्रांजैक्शंस अंडर द टेबल नहीं रहे। तो ये मूव सच में बहुत बुरा है। लेकिन अब वास्तव में ऑयल शॉर्टेज से कौन सफर कर रहा है? चाइना। अब ये चाइना बन गया है, इंडिया नहीं। 问题是谁？就中国，就变成中国了。 सबसे पहले लिन शीजिन ने लिखा है कि बकवास करना बंद करो। उसके बाद एवरेस्ट ने लिखा है कि अगर तुम रूबल और रूपी का फर्क भी नहीं समझ सकते तो दुकान बंद कर दो, तुम शार्क।
उसके बाद पिंग श्याओ ने लिखा है कि इस बारे में बोलने से पहले क्या तुम देश, उसकी पॉलिटिकल फाउंडेशन और उसके हिस्ट्री को कंसिडर करते हो। उसके बाद तान्युने ने लिखा है कि क्या यह सेल्फ ब्रांड वॉशिंग है। उसके बाद ओल्ड बीबी ने लिखा है कि मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि ये लोग इतना सस्ता ऑयल खरीदते हैं और फिर उसे चाइना को बहुत महंगे दाम पर बेचते हैं जिसमें आधा टैक्स में चला जाता है। मैं अब थक गया हूं, मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगा। उसके बाद पिंग श्याओ ने लिखा है कि क्या तुम बोलने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल करते हो। उसके बाद ब्रदर शुए ने लिखा है कि लड़ते रहो, जब तक कोई रिजल्ट नहीं निकलता तब तक मत रुको, वरना ये शो ऐसे ही चलता रहेगा। उसके बाद तियन शेंग ने लिखा है कि ईरान को यूएस की कॉन्स्पिरेसीज में नहीं फंसना चाहिए, उसे लगातार इजराइल को खत्म करने पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद जांग डेव ने लिखा है कि हर दिन 11 पीएम से 1 पीएम और 1 एएम से 3 एएम तक एयर रेड्स इन स्क्विड पर टारगेट करो, कुछ महीनों में ये पूरी तरह मेंटली टूट जाएंगे। उसके बाद डिवेंक्स ने लिखा है कि इजराइल को डिस्ट्रॉय कर दो और दुनिया बहुत पीसफुल हो जाएगी। उसके बाद सोफिया ने लिखा है कि ईरान को यूनाइटेड स्टेट्स पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ इजराइल को गाजा में बदलकर और उसे मिडिल ईस्ट से बाहर निकालकर ही अरब वर्ल्ड को वॉर से मुक्त किया जा सकता है। उसके बाद जेम्स वू ने लिखा है कि रूस के लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ ईरान प्रोटेक्टेड वॉरफेयर की स्ट्रेटेजी अपना रहा है। उसके बाद जियान गुओचिहे ने लिखा है कि चाइना और रशिया को इन दिनों यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास और ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और देखना चाहिए कि यूएस कैसा महसूस करता है। उसके बाद ब्रदर शिव ने लिखा है कि इजराइल अब और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, इसलिए उसने यूनाइटेड स्टेट्स से पीस टॉक्स की मांग की, लेकिन ईरान ने हैरानी की बात यह है कि मना कर दिया। उसके बाद दाओ वेन टोंग ने लिखा है कि जब तक वाटर सोर्स और पावर स्टेशन डिस्ट्रॉय नहीं होते ये सब सिर्फ सुपरफिशियल डैमेज है। उसके बाद आर्क जॉनसन ने लिखा है कि ईरान अभी भी हेजिटेंट है, उसे यूएस के रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पर कॉन्सेंट्रेटेड अटैक करना चाहिए और एयरक्राफ्ट कैरियर्स और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को ट्रैप करके स्ट्राइक करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद लियंग ने लिखा है कि एक ऐसा देश जिसके पास एक भी हैकर नहीं है जो किसी एक व्यक्ति को हैक कर सके, उसका खत्म होना तय है। उसके बाद यांग चांगवेई ने लिखा है कि ईरान के पास ये कैपेबिलिटी इसलिए है क्योंकि उसे लंबे समय तक धोखा दिया गया है और उसने इससे सबक सीख लिया है। उसके बाद जांग मेंगलाई ने लिखा है कि ईरान का ये कदम एक अच्छी बात है जिससे स्थिति धीरे धीरे डी एस्केलेट हो सके। उसके बाद सीसीएच ने लिखा है कि ये यूएस के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक था, शायद उन्होंने एआई वॉर गेम्स के रिजल्ट्स पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया। उसके बाद एंटी नॉनसेंस ने लिखा है कि बिना किसी शक के इंडिया पहले ही एक प्राइवेट एग्रीमेंट कर चुका है और रशिया शायद मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। उसके बाद 123 ने लिखा है कि रशिया इंडिया को तेल बेचता है और इंडिया फिर मिडलमैन बनकर इसे दूसरे देशों को बेचता है। इंडिया जरूर बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा रहा होगा। उसके बाद इवान ने लिखा है कि ये काफी नहीं है, ईरान जल्दी करो और इंडियन शिप को उड़ा दो। उसके बाद यूजर टवकूल रोबोट ने लिखा है कि तो ऐसा लगता है कि ताइवानी शिप्स भी अब गुजर सकती हैं।